चलो बेटा, आज हम टॉपिक अपना जो कर रहे हैं ये अपना थर्ड सैम्पल है 10th क्लास का साइंस का जो केमिस्ट्री जो क्वेश्चंस है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव द फूड आइटम लाइक चीज दैट इज शोन गिवन बिलो इमेज become unfit for eating. This happen due to it is rancidity. We know by the aerial oxidation of the food, it is not fit for eating. Okay, chemically rust is it is ferric oxide. We or you can say hydrated ferric oxide. We can say not only ferric, it is hydrated ferric oxide. Okay, bleaching powder is produced by the action of chlorine with calcium hydroxide. It is calcium oxychloride एंड H2O एंड हाइड्रेटेड जो अपने पास है ना तो फेरिक ऑक्साइड जो कह देते हैं H2O बेसिकली, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड। ओके, ये स्ट्रेट चेन है, ये भी स्ट्रेट चेन है, देखिए ध्यान से आप लोग। इसमें सोचते लगेगा आपको कि स्ट्रेट चेन नहीं है, पर देखिए ये स्ट्रेट चेन है बेसिकली। इसको जस्ट शिफ्ट करते हैं, जैसे यहाँ से करते तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, यहाँ पे ये भी आ जाएगा। ये नहीं है स्ट्रेट चेन, देखिए ये चेन हो गई मेन और ये ब्रांच हो गई उसके अंदर, देख रहे हैं। ऐसे ही ये चेन हो गई, अगर हम देखें तो ये उसमें ब्रांच हो गई एक, तो सी और डी ऑप्शन का है, ये रहा, ठीक है। अभी कह रहा है कि जी एक्वस सॉल्यूशन जो हमारे पास है जिंक सल्फेट और आयरन सल्फेट, यानी कि ये वाला हम देख रहे हैं, ठीक है। और कहता है metal piece of iron and zinc were dipped in two solutions, okay, and observations are made after several hours. Okay, देखिए हम क्या जानते हैं कि Fe जो है वो लेस रिएक्टिव है जिंक से, ठीक है। तो मतलब अगर हम देखें तो Fe इस Zn को यहाँ से डिस्प्लेस तो कर ही नहीं सकता है, ये तो होगा ही नहीं, और ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है इसने नो चेंज, तो ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर देखें नो चेंज, ठीक है। जिंक जो है वो आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है इजीली, बिल्कुल कर देगा। और कह रहा है ये ग्रे कोटिंग, ओके। यहाँ पे नो चेंज, टर्न्ड कलरलेस, कलर फेड नहीं कलरलेस हो जाएगा। हम जानते हैं जिंक सल्फेट क्या बनाता है, कलरलेस बनता है, क्योंकि हम जानते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट अकर्स इन फ्री स्टेट इन नेचर। देखिए फ्री स्टेट मिलता है जो बहुत ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है अपने पास, तो वो क्या है, ये हो जाता है, हम जानते हैं। बाकी तो हम जानते हैं हमारे को, ये तो अपना कंपाउंड है, तो एलिमेंट भी नहीं हम देखें तो ये दिखा यहाँ पे, एक्चुअली क्या रहा हुआ है, सी और रहा होगा पॉसिबल है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फॉर्मूला C6H14, यानी कि इट इज हेक्सेन मीटर, वी नो, ठीक है ना। तो हेक्सेन देखिए मतलब कार्बन 6 चाहिए आपको, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है, इसमें 5 ही है, यहाँ पे देखना 1 2 3 4 5 6, तो ए बी एंड डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सो corrosion of iron is commonly known as rusting, ठीक है। एंड corrosion of iron occurs in the presence of moist air, moist air में हो जाता है वो, बिल्कुल सही बात है ये, और ये होना चाहिए इसका आंसर। फिर कहता है व्हाट इज द कोवेलेंट बॉन्ड। So we know the bond which is formed by the sharing of electron, it is known as covalent bond. Okay. And what type of bond exists in this one? तो यहाँ पर तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड ही मिलेगा आपको, क्योंकि शेयरिंग होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं। आपको याद हो अगर, तो आप इस तरह देख सकते हैं, जैसे ये कार्बन है, ठीक है ना, और ये इसके अपने इलेक्ट्रॉन है 4, ठीक। अब क्या होगा, Cl आएगा, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करेगा इसके साथ में, इस तरह से, तो दोनों का एट पूरा भी हो जाएगा। तो हम कह देंगे यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस, सो इट विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड देयर, ठीक है ना। एंड व्हेन वी से दिस वन, इट इज आयनिक बॉन्ड, कैसा बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये बनाएगा Cl माइनस और Ca2+ के बीच में, सो द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयन, इट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ओके। इन लैबोरेटरी स्टूडेंट इंटरेस्टेड टू सेट अप 3 एक्सपेरिमेंट व्हिच आर गिवन, ओके। Iron nail in a cork capped test tube, okay, and tap water immersing the nails, okay. Second में है two nails in cork capped test boiled water immersing oil on the top of the water layer, okay. देखिए अगर ऑयल की लेयर है तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की एंट्री जो वो नहीं हो पाएगी, यानी कि यहाँ पे कॉरोजन नहीं हो पाएगा। ऐसे ही इसमें देखें आप, अगर ग्रेनुलोज जिंक, ये जो कैल्शियम क्लोराइड आपका, ये क्या करेगा, यहाँ से H2O को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो H2O नहीं है यहाँ पे कॉरोजन नहीं हो पाएगा। केवल जो ये अपने आयरन, जब हम बात करते हैं टैप वाटर में, तो वहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगा, वहाँ पे वाटर भी है, तो यहाँ पर क्या होगा, उस पर कोरोजन हो जाएगा, हम कह सकते हैं, ठीक है ना। इसको आपको लिखना पड़ेगा थियोरेटिकल वे में केवल, ठीक है, ओके। आयनिक कंपाउंड्स हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात देखें, जो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको हाई एनर्जी देनी पड़ेगी उसको, ठीक है ना। जब आप हाई एनर्जी देंगे उसको, तभी वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, टू ब्रेक आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा नहीं पड़ेगी, इसलिए उनका ज्यादा होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। सोडियम कैन केप्ट इमर्ज इन केरोसिन बिकॉज इट इज हाई रिएक्टिव,
क्योंकि वो बहुत हाई रिएक्टिव होता है, तो क्या करता है वो, एंड कैन रिएक्ट विद oxygen in air. So to prevent this reaction, we put it in kerosene basically. Okay. So reaction of calcium with water is less violent because calcium is less reactive in nature. If we say less reactive than Na and K, we can say. तो वो less reactive है क्योंकि तो वो क्या करेगा, hot water से भी नहीं करेगा, क्या नहीं कर जाएगा, खैर तो पहले वो, लेकिन रिएक्टिविटी कम रहेगी इसकी, क्यों, क्योंकि लेस रिएक्टिव है नेचर में, तो लेस वायलेंटली करेगा देन सोडियम एंड पोटेशियम वी कैन से. ओके. Prior to reduction, the metal sulfide and carbonate must be converted into metal oxide for extracting metal. Basically, if we say to extract metal from iron oxide is easy and profitable also we can say. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, पहले अपने मेटल सल्फाइड या कार्बोनेट जो होते हैं उनको हम पहले क्या करते हैं, इसलिए मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं डेफिनेटली, क्योंकि उसको इजी होता है मेटल एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम मेटल ऑक्साइड एज कंपेयर टू मेटल सल्फाइड और मेटल कार्बोनेट. तो मेटल सल्फाइड को अगर हम बात करते हैं तो हम करते हैं रोस्टिंग प्रोसेस से, आपको याद होगा बेटा, रोस्टिंग प्रोसेस जो ना उसके थ्रू कन्वर्ट करते हैं मेटल सल्फाइड को मेटल ऑक्साइड के अंदर, और मेटल कार्बोनेट को कैल्सिनेशन, आप जानते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस जो अपना है ना, आपको याद होगा. रोस्टिंग में क्या होता है कि हम अपने उस जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम कि हमारे पास जिंक सल्फाइड है, तो हम इसको O2 की प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो ये ZnO और SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा. ठीक है ना. तो 2 लगा के आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, तो यहाँ पे 3 आ जाता है, पूरा बैलेंस कर लेंगे आप इसको. कैल्सिनेशन क्या होता है बेटा, अगर हम मान लीजिए कहते हैं कि हमारे पास जिंक कार्बोनेट लेके चल रहे हैं, मान लो एग्जांपल में जिंक कार्बोनेट है अपने पास, तो जब कार्बन ओर को स्ट्रांगली हीट करते हैं तब वो क्या करता है, मेटल ऑक्साइड और CO2 गैस बना देता है. ठीक है. तो डेफिनेशन भी आता है कई बार डायरेक्टली, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन पूछ सकता है वो आपसे. ठीक है. एक्सप्लेन द फॉलोइंग. रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम डिक्रीजेस इफ इट इज डिप्ड इन HNO3. बेसिकली हम कहते हैं बेटा कि HNO3 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम जानते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होता है, Al जो होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है Al2O3, मतलब ऑक्साइड की एक लेयर जो है वो इसको कवर कर लेगी, प्योर एल्यूमिनियम को ये ऑक्साइड की लेयर क्या कर लेगी, कवर कर लेगी. अब अगर प्योर मेटल के ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी तो क्या होगा, ये इसका जो कॉन्टेक्ट है उसको ब्रेक कर देगा. भाई O2 और H2 के साथ अगर ये प्योर मेटल कॉन्टेक्ट में ही नहीं आएगा, क्या कॉर्जन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है मतलब उसकी. ठीक है ना. कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम. देखिए हम सिंपली कह सकते हैं भाई कि जो सोडियम और मैग्नीशियम है ना बेटा, इनकी जो रिएक्टिविटी है वो बहुत हाई है, रिएक्टिविटी बहुत हाई है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, एज कंपेयर टू कार्बन. तो ये पहले कर जाएंगे रिएक्ट उससे, सोडियम और मैग्नीशियम एज कंपेयर टू कार्बन. So it cannot reduce the metal oxides of sodium and magnesium. Okay. Next one, sodium chloride is not a conductor of electricity in solid state, whereas it does conduct electricity in aqueous solution as well as in molten state. Always remember that for the conduction of electricity, भाई देखिए या तो हम कहते हैं हमें क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और हमें क्या चाहिए, या फिर फ्री आयंस, कुछ एक तो होना चाहिए उसमें फ्री, तभी होगा कंडक्शन. ठीक है. तो हम बात करते हैं इन सॉलिड स्टेट आयंस आर नॉट फ्री. जब सॉलिड स्टेट हम बात कर रहे हैं, यहां पर ध्यान दें आप, तो आयंस आर नॉट फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. सो दे आर इंसुलेटर. ओके. बट व्हेन वी से एक्वस सॉल्यूशन और मॉल्टन स्टेट, तो उसमें क्या होगा भाई, वहां तो हम कह सकते हैं ना कि आयंस आर फ्री, आयंस आर फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. सो दे आर कंडक्टर वी कैन से. ओके. आयरन आर्टिकल्स आर गैल्वेनाइज्ड. यस. देखिए क्या होता है कि जब आयरन ऑब्जेक्ट है मान लीजिए हमारे पास कोई, और इसके ऊपर हमने अगर कवरिंग कर दी है किसकी, Zn की, उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस. ऐसा हम क्यों करते हैं, इट इज डन टू यू कैन से प्रोटेक्ट द आयरन मेटल फ्रॉम द रस्टिंग. ओके. पूरा टॉपिक को एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, पर बेसिक पॉइंट यही ध्यान रखना आप लोग. ठीक है. मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम नेवर फाउंड इन ए फ्री स्टेट. रिमेंबर दैट because these metals are very high reactive in nature, because they are very high reactive in nature, so they lose their electrons very easily and will form the compound with other elements. Okay, that's why they never found in free state. Remember that. ये टॉपिक है बट आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, as I told you. जैसे देखेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, these are very high reactive metals in nature because they're having the low ionization enthalpy. It means they lose electrons very easily, so they will make bond with other elements very easily and always found in a combined state and never found in a free state. ठीक है ना. इसको बनाना पड़ेगा आपको, थ्योरेटिकल मतलब देखें तो आप बेसिक आइडिया मैंने बताया आपको जो. ठीक है. देन आफ्टर ओके ओके ओके
सो व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्डिंग? देखिए आपने पढ़ा होगा अगर आपको याद हो तो, कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड with other carbon atom, double bond, and also it can form triple bond with carbon or other atom. Okay? इसी में डबल बॉन्ड दिखाऊंगा आपको, तो आप कह सकते हैं ये बॉन्ड बन जाता है यहाँ पे। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना टॉपिक आपको, कैसे कहेंगे? बिकॉज कार्बन हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सो दे कैन फॉर्म 4 बॉन्ड, फर्स्ट थिंग, एंड इट कैन फॉर्म सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड विद इटसेल्फ और अदर एटम्स आल्सो इजीली। इट इज कॉल्ड मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्डिंग। ओके, और कहता है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो आपको यही टॉपिक थोड़े से सिस्टमेटिक वे से दिखाने पड़ेंगे, मतलब बॉन्डिंग भी दिखानी पड़ेगी। कैसे, जरा गौर करना। जैसे मान लीजिए आप दिखा रहे हैं पहले मीथेन, ठीक है, तो ये इस वाले कार्बन इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, अब दूसरा कार्बन लेके आ गया हूं मैं, देखना ध्यान से। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन उसके 4 हो गए पूरे। अब क्या होगा, एच आएगा, इलेक्ट्रॉन लेके आएगा अपना वो भी बेटा। ये एच आ गया, ये एच आ गया, अब एक एच ये आ गया, एक एच यहाँ से और एक एच यहाँ से, ठीक है। अब क्या होगा, ये बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये आपको दिखाने पड़ेंगे इस तरह से। अब आप मान लो दिखाना चाहते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है, तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन 4 पहले आप दिखाएंगे कुछ इस तरह से। ये होगा इस कार्बन के 4 बॉन्ड, आपने इलेक्ट्रॉन देखा आपने। अब एटम दूसरा आया कार्बन का, उसके भी इलेक्ट्रॉन 4 दिखाएंगे आप इस तरह से। अब क्या होगा, एच आएगा, इलेक्ट्रॉन लेके आएगा अपना बॉन्डिंग बनाने के लिए, क्योंकि तो आपको बस बॉन्डिंग दिखानी है वहां पे इस तरह से प्रॉपर्ली, ताकि टीचर को समझ में आ जाए कि हाँ भाई टॉपिक आपको पता है, आप कर सकते हैं इजीली। इस तरह से दिखा दें। आप यहाँ पे एच का डुप्लीकेट भी दिखा सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा इस तरह से पूरा, और आपके जो मार्क्स है पूरे मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बताया मैंने आपको यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरह, ठीक है। ऐसे आप ट्रिपल बॉन्ड भी दिखाएंगे अब यहाँ पे। तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन 3 ही हो गए और ये 4 हो गए। ऐसे ही एटम दूसरा आएगा, ये हो गया, ठीक है। अब एच इलेक्ट्रॉन और एच और उसका इलेक्ट्रॉन, बस इस तरह से आप बॉन्डिंग दिखा देंगे, ये भी, ठीक है। चलिए, ये टॉपिक है अपना, ये वाला, इसका टॉपिक सारा लिखा है मैंने आपके लिए वाला, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, इसका और पार्ट देखें क्या कह रहा है आपसे यहाँ पे। कंपाउंड मोलर फॉर्मूला C3H6COH रिएक्ट विद सोडियम मेटल। ओके, तो भाई देखिए CH3 का है ना, क्योंकि ये तो C3 का है ना ये, तो और 2 O हैं, तो ये कंपाउंड बन जाएगा आपका, हम कह सकते हैं रिएक्टिंग विद सोडियम। तो ठीक है, तो क्या होगा, CH3CH2COONA विद हाफ H2 निकल जाएगा यहाँ से ये, ठीक है। तो यानी कि ये कंपाउंड तो ए हो गया बेटा आपका, और ये कंपाउंड हो गया आपका बी, अगर देखें ध्यान से तो, ठीक है। इवॉल्व गैस विच प्रोड्यूस बर्न विद पोप साउंड। सो वी ऑल नो कि हाइड्रोजन जो हमारा होता है वो विद पोप साउंड बर्न होता है। अब कह रहा है वो कंपाउंड ए को हमने ट्रीटमेंट किया है एक अल्कोहल सी से। ओके, तो यानी कि CH3CH2COOH हमने रिएक्ट किया अल्कोहल से, फाउंड इन बियर, जो कि बियर में मिलता है। तो बियर में हम गौर करें तो आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि एथेनॉल हम मेनली यूज करते हैं वैसे तो, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड फॉर्म अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। ये तो फॉर्मूला देखो आप यहाँ पे, अब गौर करना, 3 तो कार्बन पहले थे अपने पास, अब उस कंपाउंड में 5 ही कार्बन बने हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा अल्कोहल है उसमें 2 ही कार्बन होंगे बेटा, इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो आपका अब यहां से क्या बनने वाला है, एस्टर आप जानते हैं, ठीक है, और ये H2 अलग हट जाएगा, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ये डी बन गया आपका, और ये हो गया सी, अल्कोहल यानी एथेनॉल, ये तो आप जानते हैं। ये क्या हो जाएगा, इथाइल एथानोएट, इसका ई आएगा, कैप पे ध्यान रखना, इथाइल एथानोएट, ये है प्रोपेनोइक एसिड, आप जानते हैं, प्रोपेनोइक एसिड। ये क्या है, सोडियम प्रोपानोएट। बी का नाम क्या है, सोडियम प्रोपानोएट, इनका नाम पूछ सकता है आपसे, ठीक है। फिर कहता है ऑन एडिशन ऑफ NaOH टू ए, ये वाला, ये ए इट आल्सो गिव्स बी एंड डी। तो बी ये रहा आप जानते हैं, और डी ये रहा आप जानते हैं। तो कह रहा है कि अगर हम इस कंपाउंड को रिएक्ट करा देते हैं किससे, NaOH के साथ, ओके, हाँ तो ठीक है ना, हम ऐसा कर सकते हैं। तो बी एंड डी गिव बैक, एंड ऑन एडिशन ऑफ NaOH टू ए इट आल्सो गिव्स बी एंड वाटर। हाँ, बी और वाटर मिलेगा एक्चुअली, और जब डी से कराएंगे तो बी और सी मिल जाएगा, राइट ऑन द केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो हमें 2 इक्वेशन आउटपुट करनी पड़ेगी बेसिकली। तो मतलब अगर हम देखें, ये जो अपना ए है, इसको अगर मैं करा देता हूं NaOH के साथ, तो क्या होगा, गौर करना, ये जो अपने पास कंपाउंड है ब्रेक होगा यहां से, ठीक है, ये ए है आप जान सकते हैं। अब ये क्या बनाएगा उसको देखना, ये बनाएगा CH3COONA विद H2O। देखो यहां से ब्रेक होगा बेटा, और यहां से, तो ये जो प्लस है और ये माइनस है तो जुड़ जाएगा इसके साथ,
अब ये माइनस है और ये प्लस हम जानते हैं, तो क्या वही जाएगा इसके पास, तो इस तरह बन जाएगा वी कंपाउंड आप जानते हैं अपना, प्लस वाटर। और फिर क्या कहा था इसने, अगर डी को करते हैं तो डी कहाँ ये रहा। अब आप इस डी को अगर ट्रीट करते हैं विद NaOH, ध्यान देना, तो क्या होगा, देखिए हम जानते क्या है कि ये ब्रेक होता है यहाँ से, तो ये O है ये माइनस और ये कार्बन है ये प्लस, तो ये माइनस था तो माइनस जाएगा इसके पास, और ये प्लस है क्योंकि, तो ये जाएगा इसके पास यहाँ पर, तो हमें क्या मिलने वाला है, CH3CH2COONA, जो कि क्या है आपके पास B, और क्या मिलेगा C2H5OH, जो कि है C, आप देख सकते हैं ये रहा। ठीक है, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशंस, सारी पुट कर दी। ठीक है, और इनके नाम भी लिखने पड़ सकते हैं, आपको पूछा नहीं यहाँ पे, नहीं लिखा है आइडेंटिफाई ABCD, तो नाम लिख देंगे आप सारे जो लिखे मैंने आपके पास। ठीक है, चलिए ओके नेक्स्ट। ओके, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड अपॉन द H आयंस एंड नंबर ऑफ OH रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सेम कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान रखिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ये वीक एसिड है। ठीक है, तो प्रोड्यूस डिफरेंस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, डेफिनेटली मोर H जो देगा वो स्ट्रॉन्ग, जो लेस देगा वो वीक कहलाएगा, दैट वी नो ऑल। ओके, सो कैन यू नो नाउ से व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर। ओके, simple to the acid which produces large number of H plus ion, it is called strong acid, which with less number of H plus ion is called weak acid. Okay, चलिए अब कहता है कि फ्रेश मिल्क का pH है 6 एंड हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज इफ इट इज टर्न इनटू कर्ड। देखिए अगर वो कर्ड बनेगा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि pH इज डिक्रीजिंग, क्यों, क्योंकि वो एसिड बन रहा है, तो pH क्या जाएगा उसका, डिक्रीज हो जाएगा। गैस्ट्रिक जूस हमारे पास क्या है, वीक एसिड है, यस इट इज अ वीक एसिड डेफिनेटली। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन एसिड और बेस, बट देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता क्या है पहले तो समझिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ये क्या है, ये बेस है डेफिनेटली वी नो। एंड फॉर व्हाट पर्पस इट इज यूज्ड, सो इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। एंटासिड क्या होता है आपको याद होगा, जब पेट में एसिड ज्यादा हो जाती है, so to neutralize the excess amount of acid we use the substance which is basic in nature that will neutralize the action of excess amount of acid and the person can get relief from pain and irritation in the stomach, that is known as the antacid. Okay, okay, और कोई क्वेश्चन नहीं, चलिए चैप्टर ये टॉपिक अपना फिनिश हो गया है। ठीक है, आई होप कि टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप, सॉरी व्हाट्सअप नहीं, अपने इसमें पड़ेगा आपको। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, और आपको लगता है कि ये टॉपिक काम का है आपके और आपके दोस्तों के, तो उनके संग शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए बाय, टेक केयर एवरीवन। ओके।